जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर बाबा की जय। भादव मास में गोगा जी चरित्र का 18वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। हे भगवान, राजा को सुनती प्रदान करे। कन्या की इच्छा तो बागड़ में ब्याह करवाने की है। 3.5 फेरे हो चुके हैं। मेरी सीरियल क्षत्रिय वंश की कन्या है, अपनी जान दे देगी, पर बागड़ के राजकुमार के अलावा दूसरी जगह ब्याह नहीं करवाएगी। इधर तो रानी सिरोजा इस प्रकार सोच फिक्र में डूब रही थी। उधर ताखी मक्खी बना राजा की बात गौर से सुन रहा और समझ रहा था। रानी सिरोजा और उसके भतीजे ने राजा सीजा सिंह को हर तरह समझाया कि अपने वचन अनुसार ब्याह बागड़ में ही करना चाहिए, मगर राजा ने अपनी जिद के सामने इनकी एक न मानी। राजा पुरोहित से कहकर लगन पत्रिका की तिथि और वार बदलवा दिया। राजा पुरोहित से गलत लगन पत्रिका तैयार करवाई। उन्होंने विचारा जब तक बागड़ वालों की बारात आएगी, सीरियल अपने ससुराल आमेर पहुंच चुकी होगी। इसी समय राजा के प्रधानमंत्री के ने कक्ष में आकर कहा, पुरोहित जी ने कहा है लगन की दोहरी समस्त सामग्री एकत्रित हो चुकी है, अब आपके पधारने की देरी है। प्रधानमंत्री के इतना कहते ही तीनों प्राणी कक्ष के बाहर निकल गए और मक्खी बना ताकि भी उड़कर नरसिंह पांडे के सामने पहुंचकर राजा रानी की वार्ता से नरसिंह पंडित को आगाह किया। बागड़ वालों को धोखा देने के लिए लगन पत्रिका में तिथि गलत लिखी जाएगी। नरसिंह पंडित को होशियार कर आप तो मक्खी के रूप में राजकुमारी सीरियल के कक्ष में जा पहुंचा और राजकुमार का भेष धारण करके राजकुमारी सीरियल को भाभी कहकर नमस्कार किया। बागड़ के जाहिरवी ने हमें भेजा है और उन्होंने पुरोहित जी के हाथ जो मणिमाला आपके पास भेजी थी, जब भी कोई संकट पड़े, जोत प्रज्वलित जो भी तुम इस माला से कहोगी तुम्हारा हुक्म बजाएगी। सो आपने तो माला द्वारा कोई राजी खुशी की खबर भी नहीं भिजवाई। क्या पुरोहित जी ने उस मणिमाला को आपके पास ही कीमती चीज समझ कर रख लिया? आपने तो माला होते भी अपने पति जाहिरवीर को कोई खबर नहीं दी। इसका क्या कारण है? ताकि राजकुमार की बात सुनकर सीरियल बोली, जब से बागड़ देश से मेरे पिताजी ने टिक्का मंगाकर मेरी सगाई आमेर भिजवाई है, मेरा दिमाग पागलों जैसा हो गया है। मैं जाहिरवीर की अधब्याई नारी किसी दूसरे के साथ कैसे ब्याह करवा सकती हूँ? पिताजी की जिद है, मैं चौहानों में अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगा। मैं जब अपने पिता के जिद्दी स्वभाव से परेशान थी तभी पुरोहित जी ने आमेर से लौटते समय माला दी थी। उन्होंने क्या कहा मैं चिंता के कारण कुछ भी समझ ही न पाई। मैंने पुरोहित जी से माला लेकर अपने जेवर के डिब्बे में बंद कर दी थी। सो उस समय से आज तक झंझटों के कारण मुझे जेवर का डिब्बा खोलने का अवकाश ही न मिला, न श्रृंगार करके कहीं आने जाने की फुर्सत मिली। इतना कहकर उसने ताखी राजकुमार के सामने जेवर का डिब्बा खोल वह मणिमाला उन्हें पकड़ा दी। इधर बुढ़िया नाग ने ताखी को पहचान कर कहा, तुमने मुझे यहाँ आकर केस से रिहा करवाया, मैं इसका बदला कैसे उतारूंगा? गोगा जी व राजा वासुकी वगैरह हमारे सब साथी प्रसन्न तो है। ताकि ने कहा, सब मौज में है। अब तुम भी राजकुमार का भेष बनाकर भाभी सीरियल को नमस्कार करो, जिससे फिर तुम्हें डिब्बे में बंद करने के लिए न मांगे। ताकि ने के कहने से बुढ़िया नाग भी रानी सीरियल के सामने अपनी काया पलटकर एक खूबसूरत राजकुमार बन गया और उसने भाभी जी को नमस्कार कह राजकुमारी सीरियल से बोले, अब तो आप मुझे अपने डिब्बे में बंद करके भूखा तो नहीं मारोगी? सीरियल बोली, मैं अपने दुखों के कारण कुछ भी नहीं समझ पाई थी, इसलिए इतनी बड़ी भूल हो गई। इतना सुनकर दोनों नाग वहाँ से मक्खी का रूप बनाकर अपने कक्ष में आ पहुँचे। उधर ताखी की सब वार्ता सुनकर नरसिंह पांडे वहाँ जा पहुँचे, जहाँ पुरोहित जी ने लगन पत्रिका तैयार कर रखी थी। राजा ने बागड़ वालों की पत्रिका में फागुन बदी 13 की तिथि राजपुरोहित से लिखवा दी थी। आमेर वालों को फागुन बदी नवमी की राजा राजपुरोहित की आज्ञानुसार राजकुमारी सीरियल को उसकी सखियों द्वारा बुलाकर दोनों लगन पत्रिका तथा नवग्रह का पूजन कराया। कुल देवता का पूजन करवाकर अतिथियों को विदा करने के पश्चात परिवार वालों की सहमति से नेगी पहले आमेर रवाना कर दिया गया। बागड़ में लगन भेजने में जानबूझकर देरी की जा रही थी। कोई नेगी बागड़ जाने को रजामंद भी नहीं हो पाया। उचित अवसर देखकर नरसिंह पंडित बोले, राजन, आज आप दूसरा वरदान भी देने की दया करें, अब मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता। राजा सीजा नरसिंह पांडे की बात सुन बड़े प्रश्न बोले, मांग लो वेद जी, मुझे कब इनकार है, वह तो आपकी धरोहर है। नरसिंह पांडे बोले, दूसरा वरदान मैं ये मांगता हूँ, बागड़ देश वाली लगन मेरे द्वारा ही दद्रेवा नगर आप भिजवा दे। राजा सीजा नरसिंह पांडे की बात सुनकर फूल कर कुंपा हो गया और प्रश्न होता हुआ बोला, वेद जी, मुझे कोई उजर नहीं है, आप खुशी से ले जाए। राजा ने विचारा,
देर सवेरे कि जो भी भलाई बुराई बागड़ वालों की तरफ से होगी वैसी वेद के सिर मंडी जाएगी और ये विद्यावान भी यहाँ से चला जाएगा। हमें जो काम इसकी नज़र बचाकर करना पड़ता है वह दिक्कत भी जाती रहेगी। इसके दोनों वरदानों से इतना सस्ता छूटने की तो मुझे आशा ही नहीं थी। उन्होंने राजपुरोहित और अपने प्रधान को बुलाकर कहा, ये जो हमारे कृपालु वेद जी है जिन्होंने राजकुमारी का इलाज करके उसे जीवन प्रदान किया, हमारा भार हल्का करने के विचार से बागड़ देश की लगन ले जाने का इन्होंने अपना इरादा मुझे बताया है। इनका ये वरदान हमारे ऊपर दया करने के अलावा और क्या हो सकता है। राजा सिज्जा सिंह की बात का प्रधान व पुरोहित दोनों ने अनुमोदन किया। सब सामग्री वेद राज्य के कक्ष में दास दासियों द्वारा भिजवा दी गई और वेद के आज्ञानुसार उनके कक्ष की तमाम सामग्री उन समेत उनके साथियों को समुद्र तट पहुंचाकर रथ वापस लौटाया। कुछ समय ताखी और बुरिया नाग ने समुद्र के किनारे पर दौड़कर अमृतदायिनी हवा द्वारा अपने को बलवान बनाया। जब समुद्र तट जनरहित हो गया और दिन छिपने लगा तब ताखी और बुरिया नाग ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरकर नरसिंह पांडे को अपनी पीठ पर बिठा समुद्र पार किया। तभी गोगा जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तीनों की खबर लेने के लिए समुद्र तट पर आ पहुंचे। तीनों मित्रों ने गोगा जी को प्रणाम कर सारी आप बीती कथा सुनाई। राजा सिज्जा सिंह की चालबाजियों का बयान किया। राजकुमारी सीरियल व भूरिया नाग के कई दोने तक की कथा सुना डाली। जब नरसिंह पांडे द्वारा सारी कथा सुन ली और लगन का सम्मान संभाल कर घोड़े की पीठ पर बांध लगन पत्रिका अपने जेब में रख ली, चारों नीले की पीठ पर गुरु गोरख का सुमरण करके रवाना हो गए। तब जहारी वीर बोले, नरसिंह पंडित, राजा सिज्जा सिंह अपने को बहुत ज़्यादा चालाक व अक्लमंद था होशियार समझता है। हमें तो काफ़ी पहले से ही पता है सीरियल का वह फागुन बदी नौमियों के अलावा और किसी दिन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार बातें करते सब दद्रेवा नगरी आ पहुँचे। ताखी नाग जहारीवीर को नमस्कार कर पाताल लोक को चला गया। भूरिया नाग को मणिमाला के रूप में अपने गले में पहन लिया। नरसिंह पंडित को गले लगाकर बोले, पंडित जी, तुमने मित्र धर्म के पालन में हद कर दी। मैं जितनी भी आपकी बड़ाई करूं थोड़ी है। आपकी जगह कोई दूसरा होता तो पहले मैं वरदान में राजा सिज्जा सिंह आधा राजपाट हत्याता, दूसरे में राजकुमारी सीरियल को अपनी पत्नी बनाकर घर जमाई बनकर मजे में रहता। राजा सिज्जा सिंह के परलोकवासी होने के बाद सारे राज्य पर राज्याधिकार जमाता। आपने पुराने जमाने के पंडित का सा त्याग दिखाकर सब ब्राह्मणों की मर्यादा में चार चांद लगाए हैं। तुम्हारे गुण एहसान क्या भुलाए जा सकते हैं। इतना कहकर गोगावीर ने तुरंत ही गुरु गोरखनाथ के सिखाए मंत्रों का उच्चारण किया। मायावी वीरों को नाई पुरोहित बनाकर उन्हें आज्ञा दी कि तंदूर नगरी की आई इस लगन को हमारे बाबा के दरबार में ले जाकर उन्हें बताओ कि हम दोनों नेगी तंदूर नगरी से आए हैं। लगन पत्रिका देकर तुरंत लौट जाना। दान दक्षिणा जो मिले वह ले लेना। साथ ही बाबा जी से यह भी कह देना कि हमारे राजा सिज्जा सिंह यहाँ के लगन से आगे 4 दिन की तिथि लिखने का रिवाज है। वैसे ब्याह फागुन बदी नौमी का है। दोनों वीर नाई ब्राह्मण के बहाने में राजा उमा सिंह के दरबार में हाजिर हुए। जाहिर वीर के बताए अनुसार सब न्योता राजा उमा सिंह को बताकर चढ़ने की आज्ञा मांगी, परंतु राजा उमा सिंह ने उन्हें रोकते हुए भरपूर दान दक्षिणा दे मान सम्मान के साथ विदा किया। इधर जाहिर वीर ने अपनी माता को नेगियों के आने की खबर से आगाह कर दिया। फागुन बदी नौमियों को ब्याह है, बारात 4-5 दिन पहले रवाना होगी। तुम नानी के घर जाकर सिंगरी भात न्यूंद कर वापिस लौटाओ। रानी बाचल खूब टाट बाट के साथ अपने सखियों को साथ लेकर रथ में सवार हो सिरसा पाटन अपने पिता के नगर में जा पहुंची। रथ रुकवा सब साथियों को साथ लेकर अपने माता से गले मिली और भात की भेली देकर कहा, माता जी, तुम्हारे गोगा की इस फागुन बदी नौमी का ब्याह है। अपने भाई को बताया कि लगन चढ़ चुकी है और शादी के सिर्फ 10 दिन शेष है। इतनी बात सुनकर रानी बाछल का गोद लिया भाई बोला, इसके माने तो ये तू की भात नूतने नहीं आई, हमें बेइज्जत करने आई है। इतने कम समय में भात की तैयारी किस प्रकार की जाएगी। मेहरबानी करके तू वापस लौट जा, हम तेरे ब्याह में शामिल नहीं हो सकते। रानी बाछल अपने भाई की वार्ता सुनकर बड़ी व्याकुल हुई। जब वह लौटने लगी तो रानी बाछल की माता ने अपने पड़ोसी बनिए को बुलाकर समझाया तो धनपत वैसे बोला, बहन बाछल, निराश क्यों होती है? मैं क्या तेरा भाई नहीं हूँ?
मेरे घर चलकर भात नूत, मैं तेरे घर भात लेकर आऊँगा। जाहिर के ब्याह में तुझे भात पहनाऊँगा। बाछल के भाई ने धनपत सेठ की बात सुनकर शर्मिंदा को भात नूतवा लिया, पर कहने लगा, इतने अल्प समय में राजा महाराजाओं का शान के लायक सामग्री जुटाना कितना कठिन काम है। उसने अपने पड़ोसी धनपत वैश्य को अपनी कठिनाई समझाई, जिसे सुनकर धनपत सेठ ने भरपूर सहयोग दिया और 3-4 दिन के भीतर ही उच्च स्तर पर भात की तैयारी करवा दी। अगले दिन मंडे से पहले ही अपने कुटुंब के भाई बंधुओं सहित रनिवास की रानियों के साथ थोड़ी सी सेना के छठा बहादुर वीर लेकर ददरेवा नगर पहुंच भात का आयोजन किया। उधर छबीलदे को लेकर सर्जन उसकी ससुराल से वापिस आ गया। नगर की कुल वधुओं ने आकर ढोलक मंजीरे बजा बजाकर रानी बाछल के महल को इंद्रपुरी का अखाड़ा बना दिया। ददरेवा नगर का हर नागरिक, क्या नर क्या नारी, बालक बच्चे इतने प्रसन्न होकर अपने घर सजा रहे थे जिसे उनके यहाँ ब्याह हो रहा है। राजा उमा सिंह के दरवाजे पर नौबत बज रही थी और वो गरीब फकीरों को मुंह मांगा दान देकर अपना खजाना लुटा रहे थे। राजा उमा सिंह का निमंत्रण पाकर बहुत से राजा महाराजा अपनी फौज पलटन लेकर गोगा जी की बारात में शामिल होने को आ गए थे। सांग तमाशों के साथ नर्तकियों के नाच ने बागत में 4 चांद लगा दिए थे। मंडे तले के बड़े गुलाब के जल से गोगा वीर का स्नान करवाया गया। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से जाहिर वीर को सजाकर नीले घोड़े को भी सजाया गया। और मंडे तले जब तब सब बराती दावत खाकर निपट गए, तब जब रतन जड़ित सेहरे के ऊपर मोहर बांध घुड़ चढ़ी हुई। अप्सरा समान सुहागी नारियों ने मधुर वाणी द्वारा मंगलाचार गाए। बाजों गाजों के साथ तोपों की गड़गड़ाहट में बारात ने प्रस्थान लिया। अभाग्यवश कहो या धन का नशा, कहो जाहिर वीर ने ब्याह की खुशी में सब गोरखनाथ जी को ब्याह का नुंता भिजवाना ही भूल गए। रानी चौबाछल उनकी खास चेलियों में थी, उनकी अकल भी मारी गई। उसे भी अपने गुरु का ध्यान न रहा। किसी ने ठीक ही कहा है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। भगतों तो बारात समुद्र तट पर आ पहुंची। जानवरों के चारे दाने की व्यवस्था कर भोजन करवाने के बाद विशाल सागर को पार करने की योजनाएं पर विचार किया। जब किसी के समझ में विशाल सागर पार करने की कठिनाई दूर करने की विधि न बैठी, तो जाहिर वीर ने आगे बढ़कर कहा, दादाजी हताश होने की जरूरत नहीं। गुरु गोरखनाथ जी की बताई विद्या द्वारा इस सागर को क्षण भर में विजित कर दूंगा। गोगा जी के मुख से गुरु गोरखनाथ का नाम निकलते ही सब बड़े दुखी हुए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को उनके चेले गोगा को ब्याह का नुंता भेजना हम सब भूल गए। परिवार के समस्त लोग गुरु गोरखनाथ के न होने के कारण बड़े दुखी हो। कहने लगे, इनका कोई पता ठिकाना नहीं है, पता ठिकाना मालूम हो तो कोई जाकर ले भी आए। अब समय उनकी तलाश करने का समाप्त हो चुका है। फिर भी उन्होंने नरसिंह पंडित को कजली वन में तलाश करने के लिए भेजा। वह गोगा जी के नीले घोड़े पर चढ़कर चल दिया। जाहिर ने उसे समझाया, अगर गुरु ज्यादा नाराज हो तो अपने मान सम्मान का ध्यान छोड़कर गुरु के चरण पकड़ लेना। गुरु महाराज को पूरी जमात के साथ लाना। जब तक तुम नहीं लौटोगे हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हें अति समझदार समझकर ही ये काम सौंपा है। नीला घोड़ा कजली वन के मार्ग से परिचित था। जाहिर के साथ धुनी पर कई बार जा चुका था। नीला अति सिंगर आसमान के रास्ते गुरु गोरख के आश्रम में जा पहुंचा। ओगोनाथ वगैरह ने जाहिर के नीले घोड़े पर नरसिंह पांडे को आता देखा। सभी संत तरह तरह की शंकाओं के वशीभूत हो गए और पांडे को आश्रम में उतरते ही जाने के कारण जाने को आतुर हो गए। नरसिंह पांडे ने गुरु गोरख की ध्वनि पर पहुंच गुरु चरणों में शीश नवाया। गुरु गोरखनाथ ने शांति दर्शाते हुए नरसिंह पांडे को शीश पर अपना हाथ रख आशीष दी और पूछा, जाहिर की ब्याह की तैयारी कैसी चल रही है? खूब धूमधाम धड़ाके से हो रही होगी। तुम्हारे साथी तो सब सुखी हैं। गुरु के वचनों को सुनकर नरसिंह पांडे दंग रह गए और बोले, गुरुदेव आपके सेवक सदा प्रसन्न ही रहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, नरसिंह जब बारात समुद्र तट पर पहुंच गई तो तुझ ब्राह्मण को क्यों मेरे गुस्से की अग्नि में सवा होने के लिए भेज दिया है? मैं और मेरी जमात का कोई संत इसमें तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ को दिव्य दृष्टि द्वारा सब दिखाई दे रहा था। नरसिंह के मुख से बोल नहीं निकला। उसने फौरन गुरु के चरण पकड़ लिए और अपराधों के लिए क्षमा मांगी। जमात सहित चलने की प्रार्थना की, परंतु गोरखनाथ टस से मस नहीं हुए और बोले, मैं 12 वर्ष घूम फिर कर
अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को खोजकर अभी यहाँ आया हूँ, मुझे भगवान भजन करने दो। गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर नरसिंह को जब कोई उपाय न सूझा तो उसने अपनी तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर धरी और बोला, गुरुदेव, अब की बार आपने चलने से इनकार किया तो नरसिंह की गर्दन आपके चरणों में लौटती नजर आएगी। मुझे ब्राह्मण हत्या करना आपको पसंद है तो अलग बात है। इतना कहकर नरसिंह पांडे बालक की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। नरसिंह पांडे की अधीरता और मित्र प्रेम व गुरु भक्ति देख गोरख गुरु के विचार ने पलटा खाया। नरसिंह पांडे की निश्चल भक्ति ने विजय पाई। गोरख गुरु हंसकर कहने लगे, इस जरा सी बात पर आत्महत्या को उतारू हो गया बेटा। आत्महत्या से बड़ा दूसरा पाप नहीं है। मैं तो तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा ले रहा था। अपने भक्तों के दुख निवारण हेतु तो मेरा जन्म हुआ है। इतना कह नरसिंह को बच्चे के समान पुचकार कर अपने गले से लगा लिया और उसके आंसू पूंछे। अपने 14 से चेलों को फौरन तैयार होने की आज्ञा दी। चेले तो आज्ञा मिलते ही चटपट तैयार हो गए। ओगरनाथ ने सबकी आंखें बंद करने का आदेश दिया। जब सबने अपनी आंखें मूंदी तो पल भर में ही देर न लगी। आंख खुलते ही सब गुरु भाई गोगा की बारात में गोरखनाथ की जय बोलते हुए सम्मिलित हो गए। गोरख गुरु का मैं जमात के साथ आया देखकर राजा उमा सिंह, जेवर सिंह, अर्जन सर्जन उनके सभी साथियों ने जाहिरवीर के साथ जाकर गुरु के चरणों में माथा नवाया। आदेश शब्द कहकर गोरख के चरण छुए। उनकी भावनाएं गोरख गुरु से छिपी न रही। उन्होंने व्यर्थ समय गवाना उचित न समझा। अपने मंत्र बल के योग विद्या से ऐसी माया फैलाई कि हर व्यक्ति को गुरु गोरख अपने साथ ही खड़े दिखाई दिए। जब राजा उमा सिंह व जेवर सिंह ने उन्होंने कुशल क्षेम पूछी तो उनके सिर लज्जा से झुक गए। गुरु गोरखनाथ बोले, आज हमें तंदुल नगरी पहुंचना है, अन्यथा अमेर नरेश श्री राजकुमारी से अपने राजकुमार को ब्याहने में सफल हो जाएगा। इतनी बात सुनकर अपने हाथ जोड़कर राजा उमा सिंह बोले, हे गुरुदेव, आप हमारी भूल को क्षमा कर दो। अपनी आज्ञा देकर हम लोगों द्वारा बारात को जैसा समझे वैसा प्रबंध कराओ। राजा उमा सिंह की प्रार्थना सुनकर गोरख गुरु ने अपने उड़न खटोले पर घोड़े, हाथी और जानवरों इस सब को मक्खी बनाकर बैठा दिया। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय जाहिरवीर बाबा की।